स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके बाद भी 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनका भारत में विलय होना अभी बाकी था। ये सेल्फ अक्लेम्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो ब्रिटिश क्राउन रूल से फ्रीडम मिल जाने के बाद ना तो पाकिस्तान में शामिल हुए थे और ना ही हिंदुस्तान में। ये 3 स्टेट थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इन 3 स्टेट्स का विलय भारत में आज़ादी के बाद हुआ। इनमें सबसे बड़ा स्टेट और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे ज्वलनशील मुद्दा रहा जम्मू एंड कश्मीर। ये तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी संवेदनशीलता की वजह से हमेशा से खबरों में बना रहा है, पर बीते कुछ सालों में ये एक नई और ऐतिहासिक घटना की वजह से न केवल देश में पर विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 9 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब भारत के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित आर्टिकल 370 को खत्म करने के प्रस्ताव को अपनी लिखित सहमति दे दी और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का लगभग 65 साल से चला आ रहा स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा इस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। इसमें एक तो था लद्दाख, जहां लंबे समय से इसे जम्मू कश्मीर से अलग किए जाने की मांग उठाई जा रही थी। वहीं दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर, जिसे एक यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद भी दिल्ली और पौंडीचेरी की ही तरह अपने खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की गई ताकि वहां के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुन सकें। जब ये कदम उठाया गया तो विदेश से विभिन्न प्रतिक्रियाएं आईं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्टेप को कुछ लोग पॉजिटिव वे में हिस्टोरिक एंड रिवॉल्यूशनरी मान रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ का कहना था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी और अथॉरिटेरियन स्टेप है जिससे न केवल कश्मीर की बल्कि पूरे देश की शांति भंग हो सकती है। हालांकि तब तो ये सभी कयास ही थे जो लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड फ्यूचर एस्टिमेशंस पर ही निर्भर कर रहे थे। पर अब लगभग 3 साल गुजरने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्ट्रक्चरल चेंज से होने वाले बदलाव हमें साफ दिखने लगे हैं कि ये कदम किस तरह से न केवल जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव ला रहा है बल्कि जम्मू कश्मीर और उसके नागरिकों को शेष भारत के संबंध में और भी बेहतर बना रहा है। और ये सब कैसे हो रहा है हम यही देखेंगे आज के वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का सीधा संबंध यूपीएससी मेंस GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन से है। इसके बारे में हम और भी ज्यादा बात वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, जब भारत सरकार द्वारा एकाएक आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया गया तो बहुत से बुद्धिजीवियों का यह मानना था कि ये एक तार्किक नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है जिसका मकसद सिर्फ एक बड़ी आबादी को अपीस करना है। उनका ऐसा मानना इसलिए भी था क्योंकि यदि हम कोई भी इकोनॉमिक या सोशल पैरामीटर उठा के देखें तो कश्मीर की गिनती कहीं भी इंडिया के बहुत पिछड़े राज्यों में नहीं की जा सकती। इसके उलट यदि हम सोशल एंड हेल्थ पैरामीटर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 2017 में जम्मू एंड कश्मीर की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 थी, जो भारत के 33 के आंकड़े से बहुत कम है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। यही आंकड़ा मध्य प्रदेश में 47 है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी भारत के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि 68.7 ईयर से लगभग 5 साल ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में सेक्स रेशियो एट बर्थ 917 है, जो भारत के 896 के फिगर से बहुत बेहतर है। वहीं हरियाणा में ये 833 हो जाता है। वहीं अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे गौर करें तो 2017 में जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा स्टेट GDP 1.02 लाख थी, जो इंडिया के 1.17 लाख के आसपास है। वहीं ये बिहार के 40,832 और उत्तर प्रदेश के 57,024 के फिगर से कहीं ज्यादा है। इसी तरह 2011 के आंकड़ों के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर में पॉवर्टी रेशियो भी 10.4% था, जो इंडिया के 21.9% के फिगर से बहुत कम है। अगर हम इन आंकड़ों की माने तो ये मान लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर भारत के अन्य स्टेट से कई पैरामीटर्स में बेहतर है और यहाँ के लोग अन्य राज्यों के लोगों से ज्यादा खुशहाल होंगे। लेकिन इन फिगर्स से असल तस्वीर सामने नहीं आती। कश्मीर में दशकों से चली आ रही मिलिटेंसी और टेररिज्म का दंश यहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति पे भारी पड़ने लगा है। 2015 में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन NGO द्वारा कराए गए कश्मीर मेंटल हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई कि कश्मीर की लगभग 45% अडल्ट पॉपुलेशन में मेंटल डिस्ट्रेस के मेजर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, हर 5 में से एक कश्मीरी PTSD यानी
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा कराए गए नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 8.3% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। वहीं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के कश्मीर मेंटल हेल्थ सर्वे में कश्मीर के लोगों में यह आंकड़ा 41% है। ये तस्वीर डराने वाली है, क्योंकि जहां एक ओर कश्मीर के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिगर्स में कोई खास बुराई नहीं दिखती, वहीं दूसरी ओर यहां की लगभग आधी आबादी मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रही है। दूसरी ओर ये बात भी सही है कि दशकों से कश्मीर के राजनेता अलगाववाद और डर का माहौल बनाने के सत्ता पे काबिज हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों यहाँ के युवा अपने राजनीतिक नुमाइंदों और कुछ मौका परस्तों की बातों में आकर हथियार उठा रहे हैं, जिन्होंने फियर मॉन्गरिंग या डर की राजनीति करके अपनी सत्ता पाई हुई है। 2011 में हुए पॉपुलेशन सेंसस में एक बात और साफ दिखती है कि जम्मू एंड कश्मीर की आबादी शेष भारत के कंपैरिजन में ज्यादा यंग है। जहां इंडिया की पॉपुलेशन में 14 इयर्स की एज वालों का प्रोपोर्शन 31% है, वहीं जम्मू कश्मीर में ये फिगर 34% है। अब इससे ये बात भी साफ है कि ये यंग पॉपुलेशन, जिसमें अपनी मिट्टी का इतिहास रच देने की ताकत है, वो यदि इस गलत माहौल के चलते भटकाव की ओर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। इन्हीं सब के चलते कश्मीर धरती को जन्नत का दर्जा देने के बाद भी यहाँ के लोग जहन्नुम में रहने को मजबूर थे। इसलिए उन्हें एक नया भविष्य और एक नई आशा देने के लिए भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया, और उसके बाद कई बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, पहले जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के रूप में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके चलते उसका अपना अलग संविधान था और उसी के आधार पर एडमिनिस्टर किया जाता था, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई यूनियन ऑफ स्टेट्स की परिकल्पना कहीं ना कहीं धूमिल होती थी। यह भी एक जाहिर सी बात है कि अगर एक कंट्री के एक पर्टिकुलर पार्ट में बाकी पूरे देश से अलग संविधान और लॉज चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक अलगाव का वातावरण बना ही रहेगा, जो इसे कभी भी मुख्य धारा में नहीं मिलने देगा। आर्टिकल 370 को हटाए जाने और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही सीधे तौर पे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ दिए गए। यही नहीं, इसके साथ ही यहाँ के नागरिक भी देश के दूसरे सभी नागरिकों की तरह न केवल भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित फंडामेंटल राइट्स के हकदार हो गए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वेल एस्टैब्लिश्ड लॉज एंड वेलफेयर स्कीम्स का भी उन्हें सीधा बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले जब भी केंद्र सरकार कोई योजना या लॉ पास करती थी तो आर्टिकल 370 के अनुसार उसके जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किए जाने के पहले वहां की विधानसभा द्वारा पास किया जाना जरूरी था, जिसके चलते कई बार ऐसा देखा गया था कि राजनीतिक खींचतान की वजह से इस राज्य के नागरिक इन स्कीम्स का लाभ उठाने से या तो वंचित रह जाते थे या फिर उन्हें इनका बेनिफिट देर से मिलना शुरू होता था। अगस्त 2009 में संपूर्ण देश में लागू हुए राइट टू एजुकेशन, जो भारत के सभी वासियों को शिक्षा का अधिकार समानता से देता है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग उससे भी वंचित थे। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब देश के बाकी वासियों की तरह जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी इस राइट को क्लेम कर सकते हैं और अपना कल खुद लिख सकते हैं। इसी तरह सरकारी तंत्र में और अधिक पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2005 में लाए गए राइट टू इंफॉर्मेशन का भी लाभ जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें भी बाकी भारतीयों की तरह सवाल पूछने और उसका सटीक जवाब पाने का अधिकार है। यदि हम यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज इत्यादि की बात करें तो उन्हें 2006 में बने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट एंड 1989 में बने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट का संरक्षण आज तक प्राप्त नहीं था। वो भी अब आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद इसकी पहुंच में आ चुके हैं। साथ ही साथ अब यहाँ के आम नागरिक भी अपने फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स का उपभोग वैसे ही कर सकते हैं जैसे देश के किसी भी हिस्से में भारत का कोई भी अन्य नागरिक करता है, और उन्हें भी भारतीय संविधान का वही संरक्षण प्राप्त है जो बाकी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की जमहूरियत को और मजबूत करने के लिए यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे पंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराए गए। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के अपने स्पेशल लॉज द्वारा यहाँ पहले भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की गई थी, पर होम मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट पास करके इस प्रोसेस को और बेहतर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का भी प्रावधान बनाया, जिससे महात्मा गांधी जी के सर्वोदय की परिकल्पना सार्थक हो सके और डेमोक्रेसी एंड सिस्टमैटिक गवर्नेंस 3 टियर ग्रासरूट लेवल तक स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो सके।
दोस्तों, आर्टिकल 370 वो अकेला कानून नहीं था जिससे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, बल्कि आर्टिकल 35A भी था जिसे 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। उससे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को ये डिसाइड करने का अधिकार था कि कौन जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट या सिटीजन माना जाएगा और कौन नहीं। वहीं दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को भी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो राज्य की सरकारी नौकरियों में, स्टेट स्कॉलरशिप्स में, राज्य में बसने या प्रॉपर्टी खरीदने में भी उन्हें एकाधिकार देते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब इस सोच में भी बदलाव आ रहा है। न केवल शेष भारत अब खुद को कश्मीर से और अधिक जुड़ा पा रहा है, बल्कि कश्मीर के लोग भी इसके बाद आए बदलाव में अपने स्वर्णिम भविष्य को देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई उन बदलावों की जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, पर अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या बदलाव आए हैं। दोस्तों, पहले जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस एंड लॉस की वजह से देश के अन्य नागरिकों के लिए यहां पर प्रॉपर्टी खरीदना या बिजनेस स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं था। यही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का अभाव रहा और यहाँ के बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाए। चूंकि बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए जॉब क्रिएशन में भी दिक्कतें पेश आ रही थीं, जिससे यहाँ का यूथ अपने और स्टेट की ग्रोथ के लिए अपना पूरा पोटेंशियल यूज करके ग्रो नहीं कर पा रहा था। और इस बेरोजगारी को भी कहीं ना कहीं वैली में फैले टेररिज्म और मिलिटेंसी से जोड़ के देखा जा रहा है। यही वजह है कि कश्मीर दशकों से आतंकवाद और अस्थिरता का दंश झेल रहा है। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि यदि यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और अधिक बढ़ाया जाए और यूथ को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए तो इस समस्या का सुलझना काफी हद तक आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसा हमने देखा कि कश्मीर का स्टेट जीडीपी तो एवरेज इंडियन जीडीपी से कुछ ही कम है, पर यहाँ हाई इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर की लगभग 73% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, जहां आज भी सोर्सेज ऑफ इनकम काफी लिमिटेड है। यही कारण है कि अब इस समस्याओं को दूर करने के लिए और साथ ही साथ कश्मीर वैली में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग पैकेजेस एंड स्कीम्स की घोषणा की गई है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जनवरी 2021 में 28,400 करोड़ रुपीस के पैकेज के साथ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जो 2037 तक लागू रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल ई स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी एंड जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी जारी की है, ताकि इन्वेस्टर्स में इस रीजन और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके और हेल्पफुल पॉलिसीज बना के इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जा सके। यही नहीं, यूनियन बजट 2022-23 में जम्मू एंड कश्मीर के यंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए खास तौर पे ₹200 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। और इसी का परिणाम है कि मार्च 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश करने और लैंड एलोकेट करने के लिए 4,226 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स प्राप्त हुए, जिनकी नेट वर्थ ₹47,441 करोड़ है। एक अनुमान के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट वैली में लगभग 2.3 लाख जॉब्स प्रोड्यूस करेंगी, जिससे यहाँ के नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी 2022 में अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि एफडीआई भी रिलीज की है, ताकि घाटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही इंटरनेशनल लेवल पे भी इस रीजन में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशे जा रहे हैं। इसका अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएई से एक 36 मेंबर का बिजनेस डेलीगेशन ने हाल ही में कश्मीर वैली में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए विजिट किया। यह न केवल भारत सरकार बल्कि कश्मीर के हिडन पोटेंशियल में भी दुनिया के बढ़ते कॉन्फिडेंस का परिचायक है। यही नहीं, 2023 में भारत में होने वाले G20 समिट को भी भारत सरकार द्वारा कश्मीर वैली में ऑर्गेनाइज किए जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है, जो उस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए सारी प्लानिंग ठीक तरह से कर सके। अगर हम ये समिट शांतिपूर्वक सफल कराने में कामयाब होते हैं, जो हम जरूर होंगे, तो ये जम्मू कश्मीर में देश विदेश के आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ावा देगा और इसके और अधिक दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे न केवल कश्मीर घाटी में और अधिक निवेश के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों और उन लोगों के मुंह पर भी ताले लग जाएंगे जो आर्टिकल 370 के हटाए जाने को एक बदनीयत से देख रहे थे।
अगर हम जम्मू कश्मीर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस की बात करें तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस जगह की टूरिज्म इंडस्ट्री हमेशा से यहाँ के मिलिटेंसी एंड टेररिज्म की वजह से अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाई है। एक समय था जब अनेक बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहीं पर की जाती थी और देश विदेश से सैलानी इस जन्नत को देखने आया करते थे, पर बीते कुछ दशक में ये तस्वीर बदल सी गई थी। अब जब आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ की सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन गवर्नमेंट ने सीधे तौर पे अपने हाथ में ले ली है, तो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी लोगों के माइंडसेट में बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में यहाँ अपनी सुरक्षा को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और सरकार के प्रयासों से यहाँ के टूरिज्म स्पॉट्स को फिर से उसकी पुरानी दिल फरेब सूरत में ढाला जा रहा है, वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब यहाँ फिर से टूरिस्ट की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे ही प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन सरकार की तरफ से कश्मीर के ट्रेडिशनल हेरिटेज प्रोडक्ट्स के लिए भी किए जा रहे हैं, फिर भले ही वो जीआई टैग कश्मीरी केसर की खेती हो या सेब या फिर यहाँ के आलीशान कालीन। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आ रहे इन बदलावों का सीधा असर यहाँ के सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे भी साफ देखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बढ़ोतरी के अलावा हेल्थ, एजुकेशन और सर्विस डिलीवरी की सुविधाएं भी पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस यूटी में क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए 2020 में एम्स जम्मू को एस्टैब्लिश किया और इसी कड़ी में 2022 में कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एक एम्स एस्टैब्लिश किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ के रहवासियों को उचित सुविधाएं पहुंचाने के अपने प्रयास में 15 अगस्त 2022 तक सभी हाउस होल्ड्स में 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजी से बनते सड़कों के जाल और टनल्स की वजह से भी जम्मू कश्मीर के विकास की गति में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रैंकिंग में भी जम्मू एंड कश्मीर अपने 2016-17 की 9th रैंक से उठ के 2020-21 में 3rd रैंक पे आ गया है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा लिए एक बड़े कदम से बहुत से सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई जम्मू एंड कश्मीर की बात। अब हम बात करते हैं, अब हम इसके साथ जुड़े दूसरे यूनियन टेरिटरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लद्दाख। दोस्तों जब ये स्टेप उठाया गया तो ज्यादातर लोगों के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन जम्मू एंड कश्मीर ही था, पर इसी तारीख पे एक और यूनियन टेरिटरी का जन्म हुआ था जिसका नाम था लद्दाख, जिसको लैंड ऑफ पासेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ला का मतलब पासेस है और दाग का मतलब लैंड। लद्दाख चाइना और पीओके से जुड़े हुए अपने बॉर्डर्स की वजह से न केवल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ का टूरिज्म सेक्टर एंड डिफरेंट कल्चर का भी अपना अलग महत्व है। क्योंकि लद्दाख का कल्चर एंड रिलीजन रिक्वायरमेंट्स बाकी जम्मू एंड कश्मीर से काफी अलग हैं, इसीलिए इसे अलग किए जाने की मांग कई दशकों से की जा रही थी। यहाँ के पॉलिटिकल एंड सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स का भी ये मानना था कि कश्मीर के साथ जुड़े होने की वजह से इस एरिया का वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एलोकेटेड फाइनेंस के शेयर में इस रीजन के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और ज्यादातर फंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे ही खर्च कर दिए जाते हैं। लोगों की इस मांग और इस रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस और इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए बस इतना ही काफी नहीं था। लद्दाख जहाँ का मौसम अति विषम और जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, वहाँ के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसके इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी का विकास। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे लद्दाख को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया ताकि इस रीजन को रिलायबल एंड क्वालिटी पावर सप्लाई इंश्योर की जा सके। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए घातक डीजल पावर्ड जनरेटर स्पेस की निर्भरता को और भी कम किया जा सके। इन सब के अलावा लद्दाख के रिमोटेस्ट विलेजेस को भी सोलर पावर्ड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ भी इंटरनेट पहुंचाया जा सके। इस कनेक्टिविटी की मदद से अपनी स्पेशल जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण बाकी दुनिया से अलग थलग बसा हुआ ये रीजन बाहरी दुनिया से जुड़ के अपने विकास के पाथ पर आगे बढ़ सके। इस रीजन में एजुकेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की गई, जिसमें 10,000 लद्दाखी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए सेंटर ऑन बुद्धिस्ट स्टडीज भी खोला गया है। इसी तरह आमची तिब्बतन मेडिसिन, जो लद्दाख के ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम का कई हजार सालों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा,
चाइनीज मेडिसिन और तिब्बतन बुद्धिज्म कॉस्मोलॉजी का एक अद्भुत अंजोग है। इसे प्रमोट करने के लिए भी अब न केवल इंडियन एंड लोकल गवर्नमेंट बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को और अधिक डेवलप करने और इसके इंटेलेक्चुअल राइट्स की रक्षा करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसी दिशा में लेह में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिक्पा भी खोला गया है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च के लिए खास तौर से बनाया गया है। हालांकि अब इस रीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में शामिल किए जाने की मांग भी की जा रही है, ताकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की ही तरह यहाँ भी ऑटोनॉमस हिल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकें और 75% से अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन वाला ये यूनियन टेरिटरी अपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को खुद सुनिश्चित कर सके। पर फिर भी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं, जो वक्त के साथ होती जाती है। बस जरूरत है सही नियत के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने की, जो सामने आ रहे परिणामों से सार्थक होता दिख रहा है। फिर भी कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। दोस्तों, जब हमने स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की थी, तब हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व थे। स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा रहेगा, ये क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन का जो आइडिया हमने सोचा है, इस पर स्टूडेंट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। पर आप सब ने इन बैचेस के लिए जो रिस्पॉन्स और फीडबैक्स दिए हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग है। भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से कई सारे स्टूडेंट्स ने 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा सराहा है और इसीलिए हमने अपने लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई रखी है, जिसकी क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेंगी। तो दोस्तों, इस बैच के सारे शानदार फीचर्स आप मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने इस वीडियो में शुरुआत में बात किया कि कैसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया और यही स्पेशल स्टेटस कहीं ना कहीं एक अभिशाप की तरह सिद्ध हुआ। पर कश्मीर ऐसा अकेला राज्य नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 को देखें तो हालांकि ये 11 स्टेट्स को इन वन वे और अनदर स्पेशल स्टेटस देता है, फिर भी इनमें से 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। इनके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अब कुछ लोगों का सवाल यह है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उसकी प्रोग्रेस एंड नेशन के एसिमिलेशन में आड़े आ रहा था, तो फिर इन स्टेट्स का स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मिलिटेंसी एंड आर्म्ड रिबेलियन की समस्या की तुलना भी तो जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी से की जा सकती है। तो फिर एक जैसे मर्ज के लिए एक जैसी दवा सभी को क्यों नहीं दी जा रही है? इसके अलावा क्रिटिक्स का कहना है कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने से जम्मू और खासकर कश्मीर वैली के लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली, उसे समझना अहम है। क्रिटिक्स के अनुसार इस एब्रोगेशन के बाद वैली के कुछ सेक्शन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और मजबूत हुए हैं। अपनी इस बात का समर्थन करने के लिए वो जम्मू कश्मीर में घटती टेररिस्ट एक्टिविटीज की ओर इशारा करते हैं, जहां आज दोबारा आम सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही उन क्रिटिक्स का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए इस स्टेप को पाकिस्तान और दूसरे रेडिकल ग्रुप्स अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। दोस्तों, यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि कोई भी इंसर्जेंसी बिना लोकल सपोर्ट के सस्टेन नहीं कर सकती और यही कारण है कि पाकिस्तान एफिलिएटेड टेररिस्ट ग्रुप ने रेडिकलिज्म को प्रमोट कर वैली के कुछ लोकल्स के बीच अपने लिए सपोर्ट जनरेट करने में कामयाबी हासिल की थी, जिस कारण उस इंसर्जेंसी में हमने कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस जैसी दर्दनाक घटना देखी। इसके अलावा कई एनालिस्ट का मानना है कि रिसेंट तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के टेक ओवर ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। साथ ही चाइना द्वारा पीओके से गुजरते चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वेस्टेड इंटरेस्ट आने वाले समय में सिचुएशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इसी तरह एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा के उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत थी? उसे एक स्टेट का दर्जा भी तो दिया जा सकता था। क्या ये सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी सही है? क्या ये कश्मीर की आवाज को दबाने के लिए तो नहीं है? इसलिए सवाल तो कई उठाए जा सकते हैं, पर इन सारे सवालों का जवाब एक ही है और वो जवाब है जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सरकार की कोशिशों के असर से जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्रेस करेगा और यहाँ फिर से शांति बहाल हो जाएगी, ये सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आर्टिकल 370 के हटने के बाद आ रहे बदलावों के बारे में एक चर्चा की।
आपके आर्टिकल 370 की रिमूवल को लेकर क्या विचार हैं? क्या इस आर्टिकल के रिमूवल के बाद जम्मू एंड कश्मीर वो दिन देख पाएगा जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं, या ये एब्रोगेशन केवल एक पॉलिटिकल मूव बन के रह जाएगा जिसका फायदा देश के दुश्मन उठाते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट राइजिंग मिलिटेंट इंसिडेंट्स इन द कश्मीर वैली एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।